ये कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी दुनिया की है। एक ऐसी जगह जहां इंसान और खतरनाक राक्षस साथ रहते हैं। रेगिस्तान के बीच एक ऊंची काली मीनार है जो हमेशा बादलों और बिजली से घिरी रहती है। एक रेत का जहाज जिसका कप्तान एडमिरल है उसी मीनार की ओर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन पर एक विशाल राक्षस डायब्लोस हमला कर देता है। वह जहाज को गिराने की कोशिश करता है। एडमिरल किसी तरह जहाज को बचा लेता है, लेकिन हंटर नाम का योद्धा नीचे गिर जाता है और रेगिस्तान में फंस जाता है। उधर कैप्टन नताली आर्टेमिस और उसकी टीम लिंकन, मार्शल, डैश, स्टीलर और एक्स एक लापता सैनिक दल को ढूंढ रही होती है। उन्हें कुछ अजीब पत्थर और रहस्यमयी निशान मिलते हैं। तभी एक काला तूफान आता है जिसमें बिजली गिरती है और सारे निशान चमक उठते हैं। टीम गाड़ियों में बैठकर भागने लगती है, पर तूफान उन्हें घेर लेता है और वे सब एक अदृश्य पोर्टल में खिंच जाते हैं। उनकी गाड़ियां हवा में उछलती हैं, पलटती हैं और आखिरकार रेत में गिर जाती हैं। जब वे होश में आते हैं तो खुद को एक अजाने रेगिस्तान में पाते हैं जहां चारों ओर पहाड़, अजीब इमारतें और विशाल रेत के टीले हैं। सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र और कंपास काम नहीं कर रहे। वे सूरज देखकर दिशा तय करते हैं और बेस की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर उन्हें पुराने सैनिकों की जली हुई गाड़ियां और शव मिलते हैं। पास में पिघली हुई रेत और गोलियों के खोल पड़े हैं। इससे लगता है कि उन्होंने किसी चीज से लड़ाई की थी, पर उस राक्षस का कोई निशान नहीं है। जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक विशाल जानवर का कंकाल देखते हैं, डायनासोर से भी बड़ा। तभी हंटर दूर से उन पर तीर चलाता है, लेकिन आर्टेमिस उसे पकड़ लेती है और सबको रुकने का आदेश देती है, क्योंकि वह हमला नहीं, सिर्फ चेतावनी थी। इसी बीच डायब्लोस फिर से निकल आता है और उन पर हमला करता है। टीम भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी गोलियां और हथगोले उस पर कोई असर नहीं करते। वह एक गाड़ी को पलट देता है जिससे एक्स की मौत हो जाती है। स्टीलर घायल हो जाता है और आखिर में मरने से पहले राक्षस पर हथगोले फेंक देता है। इससे बाकी लोग चट्टानों के बीच छिपने में कामयाब हो जाते हैं। हंटर धुएं वाला तीर चलाकर डायब्लोस को भटकाता है और टीम एक गुफा में छिप जाती है। अभी के लिए राक्षस वहां तक नहीं पहुंच सकता। डैश डर जाता है, पर आर्टेमिस उसे हिम्मत देती है कि वे सैनिक हैं और उन्हें मजबूत रहना होगा। उसी समय एक मकड़ी जैसे राक्षस नेर्ससिला आकर उस पर हमला करता है, उसे डंक मारता है और जहर से लकवाग्रस्त कर देता है। टीम गोली चलाती है, लेकिन राक्षस भाग जाता है। सैनिक आर्टेमिस को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, पर वे सोचते हैं कि वह मर चुकी है। रात हो जाती है और बाहर और भी नेर्ससिला निकल आते हैं। लिंकन, मार्शल और डैश गुफा से बाहर निकलते हैं और उन्हें बचाने के लिए हंटर राक्षसों पर गोलियां चलाता रहता है। हंटर योद्धा एक ऊंची चट्टान पर चढ़कर विस्फोटक तीरों से राक्षसों पर हमला कर रहा होता है, लेकिन जब एक नेर्ससिला मकड़ी जैसा राक्षस उसके पीछे आता है तो उसे भागना पड़ता है। डैश गिर जाती है, जिससे बाकी सैनिकों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर एक राक्षस मार्शल पर झपटता है और उसे पकड़ लेता है। उधर हंटर अपनी एक गुप्त गुफा में छिपा होता है। वहीं दूसरी ओर आर्टेमिस को होश आता है। वो बहुत चक्कर महसूस करती है और बाहर से अपने साथियों की चीखें सुनती है, लेकिन तभी एक और नेर्ससिला आकर उसे ढूंढ लेता है और वह फिर से बेहोश हो जाती है। जब वह दोबारा जागती है तो खुद को एक कोकून, रेशम के खोल में कैद पाती है जो मकड़ी के घोंसले में लटका हुआ है। सौभाग्य से वह खोल बहुत पतला होता है, इसलिए वह उसे अपने नंगे हाथों से फाड़ देती है और बाहर निकल आती है। बाहर चारों ओर हड्डियां और कोकून लटके होते हैं, जिनमें डैश और मार्शल के शव फंसे होते हैं। कमजोरी और दर्द के बावजूद आर्टेमिस अपनी साथी की थैली उठाती है, जिसमें उसे फ्लेयर, रोशनी देने वाली छड़ी, एक ऑक्सीजन कैन और गोलियां मिलती हैं। वह फ्लेयर जलाकर रक्षा और रोशनी के लिए इस्तेमाल करती है और मकड़ी के जालों से बने अंधेरे रास्ते में चल पड़ती है। अचानक उसे लिंकन दिखाई देता है। वह जख्मी है, उसकी बाह सुन्न है और सीने में दर्द है। दोनों मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी फ्लेयर बुझ जाता है। जैसे ही वह दूसरा फ्लेयर जलाती है, एक नेर्ससिला उनके सामने आ जाता है। आर्टेमिस उसे रोशनी से दूर रखने की कोशिश करती है। इसी दौरान लिंकन को और ज्यादा दर्द होने लगता है। जब वह अपनी कमीज की फाड़ता है तो देखता है कि उसके घाव पर राक्षस के अंडे फूट रहे हैं। राक्षस उसे पकड़कर ले जाता है। फिर वही राक्षस आर्टेमिस पर झपटता है, पर वह ऑक्सीजन कैन और फ्लेयर को साथ मिलाकर आग लगा देती है, जिससे पूरा घोंसला जल उठता है। वह भागकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर एक नेर्ससिला उसका पैर पकड़ लेता है। वह अपनी गोलियां आग में फेंकती है, जिससे विस्फोट होता है और वह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल जाती है। जब वह बाहर आती है तो सुबह हो चुकी होती है। सूरज की रोशनी देखकर मकड़ियां पीछे हट जाती हैं। वह अपने घायल टखने पर बारूद डालकर 2 पत्थर रगड़कर उसे जला देती है, ताकि घाव साफ हो जाए। फिर वह ऊपर चढ़ती है ताकि इलाका देख सके, पर चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और वही काला तूफान दिखता है जिसने उसे यहाँ पहुंचाया था। वह सोचती है कि शायद वही तूफान उसके घर लौटने का रास्ता है। वह एक पत्थर फेंकती है यह देखने के लिए कि नीचे क्या है। तभी जमीन के नीचे से डायब्लोस निकलता है, जोर से दहाड़ता है और फिर लौट जाता है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखता।
आर्टेमिस चट्टानों के बीच चलती रहती है जबकि हंटर उसे दूर से देख रहा होता है। उसे एक जहाज का मलबा मिलता है। वह सोचती है कि शायद वहां पानी मिलेगा, लेकिन बैरल में सिर्फ रेत होती है। वह मलबे के अंदर जाती है, तभी हंटर अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। दोनों ही बहुत तेज और ताकतवर हैं। आर्टेमिस उसे कंधे पर चाकू मार देती है, फिर भी हंटर उसे पकड़ लेता है और जीत जाता है। वह उसके हाथ बांध देता है और उसे अपनी गुफा में ले जाता है, क्योंकि रात हो रही होती है और मकड़ियां फिर बाहर निकलने वाली होती हैं। गुफा में हंटर अपने बनाए यंत्र से पानी पीता है, काई खाता है, पर आर्टेमिस को कुछ नहीं देता। वह उसे बात करने से मना करता है क्योंकि बाहर राक्षस घूम रहे होते हैं। हंटर अपनी चोट पर मरहम लगाता है और दो छोटी मूर्तियों के सामने प्रार्थना करता है। आर्टेमिस सोने का नाटक करती है, पर असल में वह कांच के टुकड़े से अपनी रस्सियां काट रही होती है। सुबह हंटर बाहर जाकर तूफान और राक्षसों की जांच करता है, लेकिन जब वापस आता है तो आर्टेमिस गायब होती है और वह उसके घात में फंस जाता है। आर्टेमिस उसे पकड़कर बांध देती है और उसका पानी पीने की कोशिश करती है, पर हंटर उसे लात मारकर गिरा देता है ताकि वह न पी सके। वे एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग होती हैं। गुस्से में आर्टेमिस उसकी वेदी मूर्तियां तोड़ देती है। हंटर भड़क जाता है और वे फिर से लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते दोनों गुफा से बाहर गिर जाते हैं। हंटर नीचे एक गड्ढे में गिरता है जो मकड़ियों के घोंसले में खुलता है, लेकिन आर्टेमिस उसे समय पर पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। वह दिखाना चाहती है कि वह दुश्मन नहीं है, इसलिए उसे चॉकलेट देती है। हंटर उसे खाता है और मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे वह बहुत पसंद आती है। आर्टेमिस ने हंटर को चॉकलेट दी थी, तो बदले में हंटर उसे अपनी पानी की बोतल देता है। वह उससे पानी पीती है और फिर उसके साथ पहाड़ी इलाके की तरफ चल पड़ती है। वहां पहुंचकर दोनों किसी तरह थोड़ा बहुत बात समझ पाते हैं। दोनों ही तूफान में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बीच में डायब्लोस, रेत वाला राक्षस, रास्ता रोके हुए है। आर्टेमिस कहती है कि उन्हें अपनी गाड़ियों तक लौटकर हथियार लेने चाहिए, लेकिन हंटर मना कर देता है। कहता है कि बंदूकें राक्षसों पर बेकार हैं। इसके बजाय वह आर्टेमिस को मकड़ियों के घोंसले नेर्ससिला के पास ले जाता है और बताता है कि अगर वे एक मकड़ी को मारकर उसका जहर ले लें तो उसी जहर से डायब्लोस को मार सकते हैं। आर्टेमिस मान जाती है और कहती है, हम एक राक्षस से दूसरे राक्षस को हराएंगे। वह खुद चारा बेट बनने को तैयार हो जाती है। शाम होते ही आर्टेमिस चट्टानों के बीच खड़ी होकर एक सैन्य गीत गाती है ताकि मकड़ी का ध्यान आकर्षित हो। योजना काम करती है। एक नेर्ससिला बाहर आता है। वह उसी जाल में फंस जाता है जो उन्होंने पहले से लगाया था। हंटर मौका देखकर ऊपर से कूदता है और अपनी बड़ी तलवार से उसका सिर लगभग 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वे उसका जहरीला डंक निकाल लेते हैं और बाकी मकड़ियां आने से पहले गुफा की ओर भाग जाते हैं। गुफा में दोनों थोड़ा आराम करते हैं। हंटर आर्टेमिस को बताता है कि जो छोटी मूर्तियां वह साथ रखता है वे उसके परिवार की यादें हैं जो अब नहीं रहे। अगले दिन वे डायब्लोस को मारने की योजना बनाते हैं। वे उस डंक के जहर को एक तीर पर लगाते हैं, एक जाल तैयार करते हैं और आर्टेमिस को हंटर कवच और 2 हथियार देता है, एक हुक जैसा हथियार और दूसरा 2 ब्लेड, जिन्हें साथ दबाने पर आग निकलती है। अब वे अपनी योजना पर अमल शुरू करते हैं। वे एक गुलेल कैटापल्ट से एक पीपा रेत के टीलों में फेंकते हैं, जिससे डायब्लोस उस दिशा में खिंच जाता है। फिर दोनों अपनी गाड़ियों की तरफ भागते हैं। डायब्लोस उनका पीछा करता है, पर बीच रास्ते में रेत के नीचे छिप जाता है। हंटर तय करता है कि वह चारा बनेगा और आर्टेमिस हथियार लेने गाड़ियों की ओर जाती है, पर गलती से हंटर की मूर्तियों वाली थैली गिर जाती है। जब वह उसे उठाने लौटता है तो डायब्लोस अचानक बाहर निकलकर उस पर हमला करता है। हंटर बिना देर किए जहरीला तीर उसकी आंख में मार देता है। डायब्लोस बहुत गुस्से में आ जाता है और हंटर का पीछा करता है। आर्टेमिस कार की मशीन गन से गोली चलाकर राक्षस का ध्यान भटकाती है। जहर का असर शुरू होता है। डायब्लोस थोड़ा लड़खड़ाने लगता है, लेकिन गोलियों से उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती। वह आर्टेमिस की कार को टक्कर मार देता है। आर्टेमिस कार से बाहर निकलती है और भागने लगती है। राक्षस उसका पीछा करता है। हंटर उसके सिर पर कूदकर अपनी तलवार गाड़ देता है, पर तलवार बहुत गहराई तक नहीं जाती। डायब्लोस झटकता है और हंटर दूर जा गिरता है। एक दूसरी कार से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब जिम्मेदारी आर्टेमिस पर है। वह हुक वाले हथियार से डायब्लोस के सिर पर वार करती है और जैसे ही वह हिलता है वह खुद को उसके ऊपर खींच लेती है। वहां से वह तलवार को और अंदर धकेल देती है। आखिरकार डायब्लोस मर जाता है। हंटर बेहोश पड़ा होता है। आर्टेमिस कारों से सामान और दवाइयां लेती है। राक्षस की मोटी खाल काटकर एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाती है और हंटर को खींचकर रेगिस्तान में ले जाती है। कई घंटे चलने के बाद रेत का तूफान उठता है। आर्टेमिस जल्दी से तंबू लगाती है और हंटर को बचाने के लिए सेना की किट से इलाज करती है। तूफान गुजर जाता है और वे दोनों रेत में दबे होने के बावजूद जिंदा बच जाते हैं। कुछ देर बाद वे एक नखलिस्तान ओएसिस पहुंचते हैं। वहां कुछ कछुए जैसे जीव एप्सेरोस घूम रहे होते हैं। हंटर बताता है कि ये शाकाहारी हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। जब आर्टेमिस पानी पीने झुकती है तो अचानक पानी से एक सेफालोस नाम का राक्षस निकलता है। हंटर तुरंत अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है और फिर उसे आग पर भूनकर दोनों खाते हैं। खाने के बाद रात हो जाती है। तभी
अचानक आग लग जाती है और नखलिस्तान जलने लगता है। एक नया राक्षस हमला कर रहा होता है, राथालोस, एक अग्नि उगलने वाला उड़ने वाला राक्षस वाइवरन। डरे हुए एप्सरोस भागने लगते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है। हंटर किसी तरह भाग निकलता है, पर आर्टेमिस गिर जाती है और कुचले जाने वाली होती है। उसी वक्त एक आदमी जलती हुई तलवार लेकर उसके सामने आता है। वह है एडमिरल। वह राक्षसों को दूर रखने के लिए तलवार घुमा रहा होता है। आर्टेमिस भी उठकर अपनी दोनों जलती ब्लेड्स से लड़ने को तैयार होती है और हंटर भी पीछे से उसकी मदद के लिए आता है। रस्सी से नीचे उतरकर आर्टेमिस हंटर को उठाती है और उसे सुरक्षित जगह तक ले जाती है। जब सारे एप्सरोस, कछुए जैसे जानवर चले जाते हैं, वह एडमिरल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है। एडमिरल उसे अंग्रेजी में जवाब देकर चौंका देता है, लेकिन तुरंत ही उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद आर्टेमिस एक जहाज में पिंजरे के अंदर जागती है। एडमिरल का दल उसे देख रहा होता है। हंटर आता है पर कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है कि वह उसकी मदद नहीं कर सका। आर्टेमिस पिंजरे के फर्श में एक छोटा दरवाजा हैच देखती है। वह एक बेंच से ताला तोड़ती है और धीरे से रसोई में पहुंचती है। वहां वह एक चाकू लेने की कोशिश करती है, पर एडमिरल का पालिको, एक बिल्ली जैसा शेफ साथी, उसे देखकर रोक देता है। तभी हंटर आता है और बताता है कि अब वह अलाइंजद है। वह उसे एडमिरल के पास ले जाता है। एडमिरल उससे गलतफहमी के लिए माफी मांगता है और उसकी बेड़ियां खोल देता है। फिर वह बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह उसकी दुनिया पृथ्वी से डरता है। एडमिरल कहता है कि आर्टेमिस पहली इंसान नहीं है जो इस दुनिया में आई है। पहले भी कुछ लोग आए थे, उन्हीं से उसने अंग्रेजी सीखी थी। वह बताता है कि इस सब के पीछे स्काई टावर है, एक बहुत पुराना टावर जो पहाड़ की चोटी पर है और हमेशा तूफान से घिरा रहता है। यह टावर एक प्राचीन सभ्यता ने बनाया था, जो दुनियाओं के बीच यात्रा करने की ताकत रखती थी, लेकिन वही तकनीक उन्हें नष्ट कर गई। अब एडमिरल को शक है कि इसमें पृथ्वी का भी हाथ हो सकता है। वह कहता है कि अगर आर्टेमिस उनकी मदद करे रैथालोस नाम के आग उगलने वाले राक्षस को हराने में, तो वह उसे घर वापस भेजने में मदद करेगा। आर्टेमिस मान जाती है। अगली सुबह सब लोग पहाड़ की ओर निकलते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वे स्काई टावर पहुंचते हैं। वह लावा पर बना होता है और उसी से ऊर्जा लेता है। एडमिरल बताता है कि यही टावर तूफान को नियंत्रित करता है और दुनिया के बीच दरवाजे, पोर्टल बनाता है। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें कांच के टुकड़े मिलते हैं, मतलब रैथालोस पास है। एडमिरल कहता है जब वह आग उगलने वाला हो तो वही वक्त होता है जब वह सबसे कमजोर होता है। टीम तैयार हो जाती है। रैथालोस हमला करता है और कई लोगों को जला देता है। एडमिरल, हंटर और आर्टेमिस मिलकर उससे लड़ते हैं। लड़ाई बहुत मुश्किल होती है। टावर भी अब चमकने लगता है और वही निशान दिखते हैं जो आर्टेमिस ने अपनी दुनिया में देखे थे। आर्टेमिस पर रैथालोस हमला करता है। वह चट्टान से कूदती है और एक पोर्टल में गिरकर अपनी दुनिया में लौट आती है। वहां एक सेना बचाव दल आता है और उसे हेलीकॉप्टर में ले जाता है, लेकिन तभी तूफान फिर से आ जाता है और रैथालोस उसके पीछे पृथ्वी पर आ जाता है। राक्षस सारे विमान और गाड़ियां जला देता है। आर्टेमिस किसी तरह बच जाती है और अब वह खुद लड़ने का फैसला करती है। वह फ्लेयर, धुआं देने वाला हथियार लेकर रैथालोस के पास जाती है। हुक से उसके पंख में पकड़ बनाती है और चाकू से उसे घाव दे देती है। फिर जलता हुआ फ्लेयर उसके मुंह में डालती है। राक्षस अंदर से जलने लगता है, पर फिर भी नहीं मरता। तभी हंटर लौट आता है। वह जहरीले तीर चलाता है और उनमें से एक रैथालोस के घाव से अंदर चला जाता है और यही आखिरी वार होता है। रैथालोस जमीन पर गिरकर मर जाता है। एडमिरल भी वहां पहुंचता है और कहता है कि स्काई टावर फिर से खुल गया है और इस बार उसमें से एक नया राक्षस आया है, घोर मगाला। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह दोनों दुनियाओं को नष्ट कर देगा। आर्टेमिस, हंटर और एडमिरल फिर से दूसरी दुनिया में लौटने का फैसला करते हैं ताकि टावर को हमेशा के लिए बंद किया जा सके। पालिको भी अब उनके साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। टावर के ऊपर से एक रहस्यमयी व्यक्ति पूरी लड़ाई को देख रहा होता है।